भाभी प्लीज मेरा स्वेटर पहले बुन दीजिए ना, ठंड आने वाली है और मुझे सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है। बहुत मनुहार से गीतांजलि ने अपनी भाभी रक्षा से कहा। गीतांजलि भली भांति जानती थी कि रक्षा भाभी सारे काम छोड़कर पहले उसका काम करेंगी। आखिर वो अपनी छोटी ननद की बात को कैसे मना कर सकती है। रक्षा बोली, गीतांजलि तू क्यों चिंता कर रही है, अभी सर्दियां आने में पूरे 15 दिन बाकी हैं और स्वेटर बुनने में मुझे सिर्फ 2 दिन लगते हैं। गीतांजलि बोली, पिछली बार आपने भैया का स्वेटर मुझसे पहले बुनकर दे दिया था भाभी, इसलिए याद दिला रही थी आपको बस। रक्षा बोली, अरे पगली, तेरे भैया को पिछली बार बाहर जाना था इसलिए उनका स्वेटर पहले बुन दिया था, मगर इस बार तेरा स्वेटर सबसे पहले तैयार करूंगी बस। गीतांजलि झट से बोली, मेरी प्यारी भाभी, मैं जानती थी सबसे पहले आप मेरा ही स्वेटर बुनकर तैयार करेंगी। और दोनों ननद भाभी हंस पड़ी। रक्षा गीतांजलि की प्यार भरी बातें सुनकर अतीत में खो गई। जब वो पहली बार दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, कितना डर था उसके मन में ससुराल वालों के प्रति। मगर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे उसे समझ आ गया कि सब ससुराल वाले बुरे नहीं होते। सास रमीला जी और ससुर कृष्णकांत जी बेटे बहू की शादी के बाद भजन कीर्तन और रिश्तेदारी में यहाँ वहां घूमने में लग गए थे। रमीला जी ने पूरी गृहस्थी का भार रक्षा के कंधों पर सौंप दिया था और कृष्णकांत जी ने दुकान अपने बेटे भावेश के हवाले कर दी थी। भावेश पहले टेक्नीशियन का काम किया करता था, मगर कृष्णकांत जी ने भावेश को अपनी खुद की दुकान पर बिठा दिया और बोले, जब हमारा खुद का व्यवसाय है तो दूसरों के यहाँ नौकरी क्यों करना। मन मारकर भावेश ने दुकान संभाल ली। भावेश की छोटी बहन गीतांजलि पर सभी को बहुत गर्व था, क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। घर में सभी लोग कहते कि वो एक दिन सभी का नाम खूब रोशन करेगी। भावेश की छोटी बहन गीतांजलि की भी अपनी भाभी रक्षा के सानिध्य में मौज थी। गीतांजलि हमेशा अपनी भाभी रक्षा के इर्द गिर्द मंडराती, क्योंकि रक्षा उसकी सारी फरमाइशें जो पूरी करती थी। रक्षा अपने ससुराल में पूरी तरह रच बस गई थी। पति भावेश का साथ पाकर रक्षा और भी निखर गई थी। कृष्णकांत जी और रमीला जी रिश्तेदारों के वहां जाते तो उन पर खूब पैसा लुटा कर आते। खासकर कृष्णकांत जी अपनी बहन यानी कि भावेश की बुआ को खूब पैसे देते, जबकि बुआ जी के घर में सब कुछ कृष्णकांत जी के घर से ज्यादा अच्छा था। बस उनकी यही आदत भावेश और रक्षा को गलत लगती, मगर माता पिता को ये बात कहने की दोनों में हिम्मत नहीं थी। वे नहीं चाहते थे कि बात का उल्टा मतलब निकाला जाए, क्योंकि अब वे लोग कुछ कामकाज नहीं करते थे, इसलिए बेटे बहू के ये शब्द शायद बर्दाश्त ना कर पाए। फिर भी एक दिन भावेश अपने पिता से बोला, पिताजी, आप इतना पैसा रिश्तेदारों पर क्यों लुटा देते हो। कृष्णकांत जी बोले, हमें जब काम पड़ेगा तब ये रिश्तेदार ही तो हमारे काम आएंगे बेटा, इनके ऊपर पैसा खर्च करना व्यर्थ नहीं होगा, देखना। खैर कुछ महीनों बाद रक्षा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मगर ये खुशी देखने से पहले कृष्णकांत जी भगवान को प्यारे हो चुके थे। यहाँ गीतांजलि की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और उसके लिए रिश्तों की कतार लग चुकी थी। गीतांजलि सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, कोई भी लड़का उसे शादी के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकता था। ये बात गीतांजलि अच्छी तरह जानती थी, इसलिए गीतांजलि आए हुए सारे रिश्तों के घर परिवार का पूरा बायोडेटा देखती, ताकि वो सबसे अच्छा लड़का पसंद कर पाए। आखिरकार इतने रिश्तों में से गीतांजलि ने एक लड़के को अपने लिए पसंद कर ही लिया। महेश नाम था उसका, लंबा चौड़ा और खानदानी रईस। महेश खुद भी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत था और उसका खानदान भी पहले से अमीर था, जैसा गीतांजलि चाहती थी। गीतांजलि और महेश की शादी की तारीख 4 महीने बाद की तय हो चुकी थी। एक रात अचानक भावेश की दुकान में आग लग जाने के कारण भावेश को भारी नुकसान हो गया। बहन की शादी सिर पर थी, दोनों बच्चों के खर्चे, घर परिवार के खर्चे अब कैसे पूरे होंगे, ये सोचकर भावेश का सिर चकराने लगा। मगर ऐसे समय में रक्षा ने अपने बचाए पैसे निकाले ताकि गीतांजलि की शादी में कोई समस्या ना आए। बाकी रमीला जी ने अपने पास रखे गहने तुड़वाकर बेटी के लिए नए गहने बनवाए। जैसे तैसे ब्याह के लिए रुपया इकट्ठा कर भावेश और रक्षा ने गीतांजलि की शादी करवाई, जिसमें भावेश पर कर्ज भी चढ़ गया। गीतांजलि की शादी के कुछ समय बाद ही रमीला जी भी नहीं रही। भावेश और रक्षा को आए दिन नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता। उनके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि आग लगी दुकान की मरम्मत करवाकर उसे ठीक कराया जाए। भावेश ने अपनी नई दुकान किराए पर ली थी, मगर वो ना के बराबर चलती थी, जिस वजह से भावेश डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। दूसरी तरफ रक्षा ने घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था,
सर्दी के समय वो लोगों को स्वेटर बुनकर देती और रोजमर्रा के दिनों में बाकी के कपड़े, ताकि घर के खर्चे उठाए जा सके। थोड़े दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि गीतांजलि को मोटी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई है। रक्षा ने सोचा अब की बार वो गीतांजलि से अपने घर की मुसीबतों के बारे में बात करेगी। शायद गीतांजलि ही उनकी कुछ मदद कर दे। गीतांजलि वैसे भी अमीर खानदान की बहू थी और अब इतनी बड़ी नौकरी भी लग गई है, तो हमारी थोड़ी सी मदद करने से वो कभी पीछे नहीं हटेगी। गीतांजलि इस बार जब मायके आई तो रक्षा ने उसे बताया कि वे लोग किस तरह मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भावेश दुकान ना चलने के कारण डिप्रेशन से घिर चुका है और वो किस तरह सिलाई कढ़ाई से घर का गुजारा कर रही है। गीतांजलि ने अपनी भाभी के मुंह से ये सारी बातें सुन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और 2 दिन मायके रुकने के बाद वो अपनी कार से वापस अपने ससुराल लौट गई। वापस जाते हुए जब रक्षा ने उसे पैसों से थोड़ी मदद करने को कहा तो वो बोली, भाभी मैं सोचकर बताऊंगी। उस दिन के बाद गीतांजलि ने कभी मुड़कर इस घर की तरफ नहीं देखा और ना ही कभी फोन पर अपने भाई भाभी का हालचाल लेने तक की कोशिश की। रक्षा को वो दिन याद आ गए कि कैसे उसने गीतांजलि की शादी के लिए अपनी जमा की गई पाई पाई तक निकाल कर रख दी थी और ये सब बातें गीतांजलि अच्छी तरीके से जानती भी थी। गीतांजलि की फरमाइश रक्षा सबसे पहले पूरी करती थी, मगर अब गीतांजलि का रवैया बहुत बदल चुका था। नई दुकान ना चलने के कारण भावेश निरंतर डिप्रेशन में चला जा रहा था, जिस वजह से अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी और दुकान बंद करने की नौबत तक आ गई। भावेश की मानसिक स्थिति निरंतर खराब होती चली जा रही थी। रक्षा के सामने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और अब पति की बीमारी थी। ऐसे समय में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उसने उन रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया जिन पर उसके सास ससुर खूब रुपए उड़ाते थे और कहते थे जरूरत पड़ने पर यही लोग काम आएंगे। बुआ सास, चाची सास और मामी सास ने भी पैसे से कोई मदद नहीं की और बोले, एक बार इंसान डिप्रेशन में चला जाए तो उसके वापस नॉर्मल होने के चांस बहुत कम होते हैं। भावेश की बीमारी पर पैसे खर्च करना मूर्खता होगी। हमारी मान भावेश को उसके हाल पर छोड़ दे और तू अपना भविष्य संवार। तेरे आगे आखिर 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी तो है। ऐसे उत्तर पाकर रक्षा एक पल को तो निराश हो गई, मगर वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। रक्षा की पड़ोस वाली आशा भाभी और उसके पति कैलाश भाई ने ऐसे समय में पैसों और मन की मजबूती से रक्षा की खूब मदद की, जिससे भावेश की हालत अब सुधर रही थी। रक्षा ने अपने पड़ोसियों को जल्द से जल्द पैसे चुकाने का वादा किया, मगर वे लोग बोले, हमारे लिए भावेश का ठीक होना ज्यादा मायने रखता है। पैसे चुकाने की कोई जल्दी मत करना। अभी सिर्फ अपने घर परिवार का गुजारा और भरण पोषण अच्छे से कर लो, बाकी की चिंता छोड़ दो। हमने तो बस अपना पड़ोसी धर्म निभाया है। जहां एक और नाते रिश्तेदारों, सगे संबंधियों सबकी असलियत सामने आ चुकी थी, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे। रक्षा ने एक पल को सोचा, जब घर की सगी बेटी गीतांजलि ने ऐसी परिस्थितियों में हमसे मुंह मोड़ लिया तो दूसरों से क्या ही अपेक्षा रखना। अगर आज ये पड़ोसी काम नहीं आते तो ना जाने हमारा क्या होता। अब भावेश एकदम ठीक हो चुका था और उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। बहुत जगह नौकरी ढूंढने के बाद उसे एक स्कूल में गार्ड की नौकरी मिली, जहां उसे पूरे दिन गेट पर खड़े होकर चौकीदारी करनी थी। उसने घर आकर रक्षा को इस नौकरी के बारे में बताया तो एक पल को रक्षा को धक्का लगा कि उसके पति को अब गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, मगर मरता क्या ना करता। कुछ ना होने से कुछ तो हो, यही सोचकर रक्षा ने भी भावेश को ये नौकरी करने से रोका नहीं। एक दिन भावेश की बुआ सास का फोन भावेश के पास आया कि उनका बेटा रोहित 1 महीने के लिए उनके घर रहने आएगा, क्योंकि उसकी ये पहली जॉब है और अभी जल्दबाजी में कहीं कमरा लेना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। जब भावेश ने ये बात रक्षा को बताई तो रक्षा बोली, बस बहुत हुआ भावेश, हम अपने घर का खर्चा जैसे तैसे पूरा कर रहे हैं। ऐसे में हम रोहित की कहां से मदद कर पाएंगे। जिन लोगों ने हमारे खराब समय में हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की, आज उन्हें हमसे मदद मांगने में रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही। कुछ देर बाद रोहित उनके घर आ जाता है। रक्षा रोहित को चाय नाश्ता देकर बोली, रोहित कितने दिन का विचार है यहाँ रहने का? रोहित बोला, जी भाभी 1-2 महीना शायद। रक्षा बोली, तुम्हें यदि रहने के लिए कमरा चाहिए तो यहाँ बहुत सी जगहों पर पीजी में रहने की व्यवस्था है। हम पहले ही मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। बेटा बुरा मत मानना, शायद अभी तुम हमारी परिस्थिति ना समझ पाओ, क्योंकि तुम तो अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। रोहित वहां से बिना कुछ बोले चला गया।
रक्षा बोली, भावेश, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा। मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। भावेश बोला, तुमने बिल्कुल सही किया रक्षा। बुआ जी का जिस समय फोन आया था तभी मुझे उनसे ये बात कह देनी चाहिए थी, मगर मैं असमंजस में पड़ गया। तुमने तो हमारी मुश्किल आसान शब्दों में कह दी, जो मैं नहीं कह पा रहा था। हम किन हालातों से गुजर रहे हैं ये बात हमारे सारे रिश्तेदार जानते हैं, मगर किसी ने हमसे फोन कर हमारा हालचाल पूछने तक की जहमत नहीं उठाई। बस अपना काम निकलवाना आता है सभी को। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन गीतांजलि अपनी कार से उतरी और सीधा दरवाजा खोलकर रक्षा के घर में आ घुसी। ननद को इतने समय बाद घर आया देखकर रक्षा बोली, गीतांजलि तुम आओ बैठो ना, आज अचानक कैसे आई? फोन भी नहीं किया तुमने आने से पहले। गीतांजलि बोली, भाभी ये सब फालतू बातें सुनने का मेरे पास समय नहीं है। उतने में भावेश भी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गया। गीतांजलि बोली, भैया आपको गार्ड की नौकरी करने के लिए वही स्कूल मिला था जहां मेरी ननद का बेटा शौर्य पढ़ने जाता है। कल जब सभी लोग मेरी शादी की एल्बम देख रहे थे तब शौर्य आपकी तस्वीर देखकर बोला, ये अंकल तो हमारे स्कूल के गार्ड हैं। जानते हो मुझे कितनी शर्म आई ये सुनकर। सभी लोग हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। आप जैसे गरीब भाई भाभी से तो अच्छा होता मेरे भाई भाभी ही ना होते। भावेश को अपनी बहन का ये रूप देखकर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बोला, हाँ तो कह देती सभी से मेरा भाई मर गया है मेरे लिए, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। रक्षा बोली, आप चुप हो जाइए, ऐसे बात नहीं करते अपनी बहन से। गीतांजलि बोली, भाभी आप ही रोक देती भैया को स्कूल में गार्ड बनने से, और इतनी ही परिस्थिति खराब हो गई थी तो किसी दूसरे स्कूल में गार्ड बनते। स्कूलों की कमी थोड़ी है शहर में। रक्षा बोली, गीतांजलि इतना कुछ हो गया मगर फिर भी मैंने तुझसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। हाँ ये बात और है कि तूने ही हम गरीबों के घर आना बंद कर दिया, मगर ये मत भूल तेरी हर फरमाइश पूरी की है मैंने और तेरे भैया ने। हमें तुम पर गर्व था गीतांजलि, मगर तुमने हमारे गर्व का ये सिला दिया हमें। तुम तो हमारी हालत से अनजान ना थी। गीतांजलि बोली, मैं क्या करूं आपकी हालत से? इतनी ही बुरी हालत है तो जाओ भीख मांगो। हाँ बस मेरे दरवाजे पर मत आना भीख मांगने। गीतांजलि के कड़वे शब्दों से भावेश और भी भड़क गया और बोला, मर जाएंगे मगर तेरे दरवाजे नहीं आएंगे हाथ फैलाने। लगातार ये सब बोलकर पैर पटकते हुए गीतांजलि घर से बाहर निकल गई। भावेश बोला, जिस बहन को अपने भाई भाभी का ये हाल देखकर बिल्कुल दया नहीं आती बल्कि गुस्सा आ रहा है, हमारा ये हाल उसी की वजह से तो हुआ है। उसे तो बस उसकी इज्जत की परवाह है। दुकान जल गई थी मगर इसकी शादी में कोई कमी ना आए, इस वजह से दुकान की मरम्मत की बजाय हमने हमारे जमा पैसे इसकी शादी में लगा दिए। मगर जब इसे पता चला कि हमारा हाल गरीबों वाला हो गया है तो 1 रुपए की मदद तो छोड़ो, इसने तो हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। रक्षा, तुमने मुझे डिप्रेशन से निकाला। तुमने मेरे गार्ड बनने पर भी मुझे नीचा नहीं समझा, मगर आज मेरी बहन ने तुम्हारे सामने मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की। रक्षा बोली, पड़ोस वाले कैलाश भैया बता रहे थे उनकी कंपनी में एक टेक्नीशियन की जरूरत है। भावेश, तुम दुकान पर बैठने से पहले टेक्नीशियन का काम अच्छा करते थे। जाओ और वहां आज इंटरव्यू दो। अगर तुम्हें ये नौकरी मिल गई तो हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे और तुम्हें अपनी रूठी हुई बहन भी वापस मिल जाएगी, देखना। भावेश ने भी हामी भरी और वो इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पास होने से भावेश की उस कंपनी में नौकरी लग गई। धीरे धीरे रक्षा ने सभी के पैसे चुका दिए और आज पूरे 2 साल बाद रक्षा और भावेश बहुत खुश थे। भावेश की कंपनी में ही काम करने वाला सुधीर भावेश की बहन गीतांजलि का पड़ोसी था। उसी से भावेश को कभी कभार गीतांजलि की खबर मिल जाती थी। एक दिन सुधीर से भावेश को खबर मिली कि गीतांजलि के पति महेश की नौकरी चली गई है और लोन ना भर पाने के कारण बैंक वाले उनकी कार लेकर चले गए हैं। भावेश को ये सब सुनकर झटका सा लगा और कंपनी से घर आने के बाद उसने सारी बात रक्षा को बताई। रक्षा बोली, अब क्या होगा, हमें कुछ करना चाहिए। भावेश बोला, तुम्हें लगता है कि अब भी मुझे कुछ करना चाहिए? बहन से इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद अब मुझसे उसके लिए कुछ करने की अपेक्षा भी मत करना। रक्षा बोली, अगर हम भी ऐसी हालत में उसका साथ छोड़ देंगे तो हमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। भावेश, जाओ और उसके हालातों की खबर लो और तुमसे जो भी बन सके उसकी मदद करो। भावेश बोला, झूठ कहते हैं लोग कि ननद भाभी का रिश्ता कभी अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हारे जैसी भाभी हो तो कभी कोई ननद चाहकर भी रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मुझे तो लगता था कि शायद तुम भी उसकी मदद नहीं करना चाहोगी, मगर तुम तो खुद मुझे उसकी मदद करने को कह रही हो।
भावेश तुरंत गीतांजलि के घर पहुंचा। भाई को आज अपने दरवाजे पर देख गीतांजलि की आंखों से आंसू बह निकले। भावेश बोला, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं और तेरी भाभी हमेशा तेरे साथ हैं। गीतांजलि ये सुनकर रो पड़ी और माफी मांगते हुए भावेश से बोली, भैया मैं बहुत बुरी हूं, मैंने आप लोगों के कठिन वक्त में भी आप लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं की, फिर भी आप आज मेरे साथ खड़े हैं। भावेश बोला, तेरे इतने कड़वे बोल सुनकर मेरा दिल भी तेरे लिए खट्टा हो गया था गीतांजलि, मगर तेरी भाभी रक्षा के कहने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और यहाँ चला आया। गीतांजलि ने तुरंत अपनी भाभी को फोन किया और उनसे रोते हुए माफी मांगी। रक्षा बोली, रोते नहीं है पगली, एक दिन सब ठीक हो जाता है। दुख के दिन तो सबकी जिंदगी में आते हैं, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी होती है। गीतांजलि बोली, भाभी घर में सभी को मुझ पर गर्व था, माँ पापा भैया और आपको, मगर सही मायने में मुझे आप पर गर्व है कि मेरी भाभी आप हो। आज माँ पापा जिंदा होते तो उनको भी आप पर गर्व होता। भाभी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाना तो आसान है, मगर इतने संघर्षों को झेलकर वापस खड़े होने में बहुत मेहनत लगती है। और बिखरे रिश्ते संवारना तो कोई आपसे सीखे, क्योंकि मैं तो कभी रिश्तों को समझ ही नहीं पाई। तभी तो आप लोगों से आपके बुरे दिनों में किनारा कर बैठी थी, मगर मेरे इतने कड़वे शब्दों के बाद भी आपने मुझे फिर से स्वीकार किया है। रक्षा बोली, अब बस कर और अपनी घर की तकलीफों को खुलकर बता, हमसे जो भी हो पाएगा हम तेरे लिए जरूर करेंगे। गीतांजलि बोली, भाभी मैं रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी, जिस वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, मगर मैंने सबसे यही कहा था कि मैंने खुद अपनी नौकरी छोड़ी है। ससुर जी के हाथ का सारा पैसा तो हम पहले ही उड़ा चुके हैं और अब अचानक महेश की नौकरी भी चली गई। भाभी मैं आज समझ गई हूँ कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है और ऐसे में अपनों का साथ कितना मायने रखता है। खैर गीतांजलि की अक्ल तो ठिकाने आ गई थी, मगर दोस्तों आज भी हमारे परिवार, नाते रिश्तेदार और दोस्तों में ऐसे कई लोग हैं जो बुरे वक्त में अपने सगे संबंधियों की मदद करने की बजाय उनका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं या उनसे दूरी बना लेते हैं। मगर शायद वो ये भूल जाते हैं कि बुरा वक्त तो किसी का भी आ सकता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी भी अपने अच्छे समय पर अहंकार मत कीजिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।